हाँ, हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। प्रिय बच्चों, आज सोशल साइंस में कक्षा 7 में पाठ आपको पढ़ना है, पाठ 5 जल। क्या पढ़ना है बच्चों? पाठ 5 जल। तो आज पाठ 5 जल में देखें, सबसे पहले जल की क्या परिभाषा होती है। पाठ 5 जल। पाठ 5 जल। जल के बारे में सोचने पर, प्रिय बच्चों, जल के बारे में सोचने पर, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जब जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहां से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस को जल चक्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर 97.3, बर्फ छत्रक 0.0, भूमिगत जल 00.68, झीलों का अलवड़ जल 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009, नमकीन झीलें 0.0019, वायुमंडल 0.0019, नदियां 0.0001 अर्थात 100% हुआ। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय
संचरण, परिसंचरण। तो समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तरंगे, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। समुद्र के जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है बच्चों? तरंगे, तरंगे कहलाता है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी पृथ्वी का तांडव 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका केंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.01, 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे फंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण ये भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में
भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। अब आता है आपका बच्चों ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। जल के आगे बढ़ने को ज्वार, पीछे हटने को भाटा कहते हैं। अब आता है बच्चों आगे सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटने से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय धाराएं। अब आता है बच्चों महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर
महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म या शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्ययन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। आइए बच्चों, आप इसमें सबसे पहले हम सही विकल्प चिन्हित करते हैं। तो सही विकल्प में देखें बच्चे, सबसे पहले प्रक्रम वो प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। ये आपका सही विकल्प है। इसमें देखें, वो प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। तो इसमें सबसे पहले आपका महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, क्या कहलाता है? जल चक्र। ये आपका निशान लगा हुआ है, जल चक्र। जल चक्र आपका सही है। फिर दूसरा है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कब? सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट। फिर दूसरा है भूमध्य रेखा के निकट। दूसरा है भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट। और तीसरा है आपका, तीसरा नंबर है तरंगे। तीसरा नंबर है दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। कोई नहीं। ये आपके 3 विकल्प है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट। दोनों में से कोई नहीं। तो कहां पर होती है बच्चों? भूमध्य रेखा के निकट। यह है आपका भूमध्य रेखा के निकट। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के निकट। ये आपका सही है। इसके बाद ग नंबर आता है आपका, ग नंबर, दिन में 2 बार नियम से। दिन में 2 बार नियम से दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना। महासागरीय जल का उठना दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। एवं गिरना।
गिरना कहलाता है, कहलाता है। इसमें विकल्प हैं आपके, गिरना कहलाता है, विकल्प है ज्वार भाटा नंबर 1 में, ज्वार भाटा, नंबर 2 में, नंबर 2 है आपका महासागरीय धाराएं, महासागरीय, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। नंबर 3 में महासागरीय धाराएं, नंबर 3 तरंगे, तरंगे। ये 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही होगा उस पर निशान लगाएंगे आप। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ज्वार भाटा। ये आपका सही है, ज्वार भाटा। इसमें सही का निशान जो लगे हैं वो विकल्प आपके सही है। तो देखें, वो प्रथम जिसमें, वो प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, वो कौन सा विकल्प सही होगा? जल चक्र, इसे कहते हैं जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, कहां पर होती है? भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट। फिर अगला है पॉइंट आपका, दिन में 2 बार नियम से, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। ये आपका सही विकल्प हो गया। अब इसमें आता है आपका जल चक्र वर्षण। वर्षण क्या होता है? वर्षण लहरों की ऊंचाई प्रभावित, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ज्वार भाटा क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? महासागरीय धाराएं क्या है? 6 नंबर में है महासागरीय धाराएं। प्रश्न 6, महासागरीय 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 धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं क्या है? क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्न है आपका। उत्तर में देखें, महासागरीय धाराएं क्या है? उत्तर में देखिए, महासागरीय धाराएं महासागरीय धाराएं महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में
निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर महासागरीय सतह पर महासागरीय सतह पर महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली नियमित रूप से बहने वाली नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ये महासागरीय धाराएं हैं। अब आपका वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके सभी के मानचित्र पुनः अगले दिन होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।